तो हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? कैसी है हमारी जीनियस फैमिली? तो स्वागत है आप सबका जीनियस क्लासेस में। तो आज मैं फिर आपका राशिद सर सेकंड चैप्टर लेके आया हूँ। मुझे पता है आप सबका इंतज़ार था कि सर सेकंड चैप्टर कब आने वाला है। तो आज वो इंतज़ार की घड़ी ख़त्म हो गई। तो पहला चैप्टर काफ़ी हमने सक्सेसफुली अच्छे से पढ़ लिया, जिसका नाम था फोर्स। आप लोगों ने काफ़ी सपोर्ट किया। आई होप कि आप सबको बहुत पसंद आया होगा। बहुत ही मज़े मज़े में, बहुत ही सरल तरीके से हमने वन शॉट में सारे टॉपिक्स कवर कर लिए थे। तो चलिए उसी तरीके से हम आज सेकंड चैप्टर स्टार्ट करते हैं, जो कि बहुत ही सुंदर चैप्टर है, बहुत ही अच्छा चैप्टर है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 7-8 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं इससे। तो चलिए हमारे साथ बने रहिए, हम स्टार्ट करते हैं। तो आज का चैप्टर है वर्क एनर्जी एंड पावर। क्या है? वर्क एनर्जी एंड पावर। तो देखते हैं कि क्या होता है। सबसे पहले हम वर्क का डेफिनेशन पढ़ेंगे, ठीक है? तो चलिए, तो फर्स्ट पेज पे देखते हैं कौन सा टॉपिक है हमारा, वर्क एनर्जी एंड पावर। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे वर्क क्या होता है। पहला सवाल है कि वर्क क्या होता है। जो चैप्टर का नाम है वर्क, सबसे पहले उसको डिफाइन कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं डेफिनेशन आपको बताऊंगा कि वर्क का डेफिनेशन होता क्या है। वर्क का डेफिनेशन होता है व्हेन अ फोर्स इज अप्लाइड ऑन अ बॉडी and it displaces the body, then it is said that work is done by that force. एक एक्सपेरिमेंट से समझाऊंगा आपको। आपके लिए मैं बहुत सुंदर एक्सपेरिमेंट लेके आया हूं। मैं एक सेटअप लेके आया हूं। आई होप कि आपको ये दिखाई दे रहा होगा। ये क्या है? एक बॉडी है, पेन का कैप है ये, और ये क्या है? थ्रेड है। तो वर्क को हम समझेंगे इससे। आप ये बताओ कि मैं इस ढक्कन पे फोर्स लगा रहा हूं ना, पुल पुल कर रहा हूं मैं, और ये ढक्कन मूव कर रहा है ना। फिर से देखो, मैं इस ढक्कन पे फोर्स लगा रहा हूं और ये ढक्कन मूव कर रहा है, मूव कर रहा है, मूव कर रहा है, मूव कर रहा है। मीन्स इस ढक्कन पे फोर्स लग रहा है और इस ढक्कन का, इस कैप का डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा है। तो क्या बोलेंगे? वर्क यहां पे हो रहा है। ठीक है ना? तो बहुत सिंपल सा डेफिनेशन है वर्क का, कि जब भी कोई फोर्स किसी बॉडी पे लगे और वो बॉडी डिस्प्लेस हो जाए, एक जगह से दूसरे जगह पे चला जाए, ठीक है ना, इसको बोलते हैं वर्क। तो वर्क के लिए क्या दो मेन कंडीशन है? वर्क के लिए क्या दो मेन कंडीशन है? नंबर 1 फोर्स, नंबर 2 डिस्प्लेसमेंट। नंबर 2 डिस्प्लेसमेंट। यहां पे मैं आपको लिख के बता रहा हूं क्या क्या कंडीशन है। यहां देखिए, पेज पे देखिए आप। वर्क के लिए दो कंडीशन है। वर्क के लिए क्या कंडीशन है? दो कंडीशन है। नंबर 1 फोर्स लगना चाहिए और नंबर 2 डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए। ठीक है, दीज आर द टू कंडीशन। दोनों कंडीशन में लिख के बता दिया। अगर दोनों में से एक नहीं होता है तो हम बोलेंगे वर्क नहीं होता है। ठीक है, ओके। सो लेट अस सी सम एग्जांपल ऑफ वर्क। लेट अस सी सम एग्जांपल ऑफ वर्क। मैंने आपके लिए बहुत अच्छे अच्छे दो एग्जांपल लेके आया हुआ हूं मैं। नंबर 1 एग्जांपल क्या है? पुशिंग अ कार। फॉर एग्जांपल मानो एक छोटा सा कार है, एक खिलौना है, आपने उसको धक्का दिया और वो कार क्या है? एक जगह से दूसरी जगह चला गया, मतलब डिस्प्लेस हो गया। तो हम क्या बोलेंगे कि आपने काम किया है। जैसे देखो, ये बच्चा ये धक्का दे रहा है इसको, और ये कार यहां से मानो यहां पहुंच गई, तो डिस्प्लेसमेंट हो गया ना, डिस्प्लेसमेंट हो गया ना। तो हम बोलेंगे वर्क इज डन हियर। हाँ, जब भी कोई फोर्स लगे किसी बॉडी पे और वो बॉडी क्या है? डिस्प्लेस हो जाए, आगे मूव हो जाए, तो हम बोलेंगे वर्क हुआ है। चलिए दूसरा एक एग्जांपल देखते हैं हम, जहां पे वर्क नहीं हो रहा है। वर्क नहीं हो रहा है। इस फिगर को देखो आप, इस फिगर को देखो। एक बच्चा है, वो जो दीवार को धक्का दे रहा है। दीवार को क्या है? धक्का दे रहा है, धक्का दे रहा है। आप ये बताओ, फोर्स तो लग रहा है। फॉर एग्जांपल मानो ये 20 न्यूटन से पुल कर रहा है, 20 न्यूटन फोर्स लगा रहा है दीवार पे। तो आप ये बताओ, क्या ये दीवार डिस्प्लेस हो सकता है? एक जगह से दूसरी जगह मूव हो सकता है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि ये फोर्स बहुत कम है उसको डिस्प्लेस करने के लिए। तो हम बोलेंगे कि यहां पे काम नहीं हो रहा है। अकॉर्डिंग टू फिजिक्स, यहां पे वर्क डन इक्वल टू 0।
वर्क डन इक्वल टू, यहां पे मैं लिख रहा हूं वर्क इक्वल टू 0। भाई नॉर्मल लाइफ में आप थोड़ा सा, आपको कंफ्यूजन हो सकता है कि सर ये धक्का तो दे ही रहा है, धक्का देते देते थक गया, ये इसकी एनर्जी खराब हो गई, खत्म हो गई, तो इसको तो मतलब ये तो बोला जाना चाहिए कि इसने काम किया। नॉर्मल लाइफ में लोग बोलते हैं कि ये इसने काम किया, लेकिन अकॉर्डिंग टू फिजिक्स वर्क इसने नहीं किया, क्योंकि वर्क होने के लिए दो कंडीशन होना बहुत जरूरी है। एक तो फोर्स लगना बहुत जरूरी है, नंबर 2 डिस्प्लेसमेंट होना बहुत जरूरी है। तो आम लाइफ में जो वर्क का कॉन्सेप्ट है वो एक अलग चीज है, फिजिक्स में जो वर्क का कॉन्सेप्ट है वो उससे बहुत अलग है। आम लाइफ में, नॉर्मल लाइफ में अगर आप बैठ के कुछ सोच रहे हो, कुछ मेंटल वर्क कर रहे हो, तब भी बोला जाता है कि काम कर रहे हो आप। लेकिन फिजिक्स में मेंटल वर्क इज नॉट कंसिडर्ड टू बी वर्क, क्योंकि मेंटल जब हम वर्क करते हैं, कुछ सोचते हैं, तो उसमें ना कोई फोर्स लगता है, ना कोई डिस्प्लेसमेंट लगता है। तो आई होप कि आपको बहुत क्लियर हो गया होगा कि जो फिजिक्स में जो वर्क है वो क्या होता है। बहुत सिंपल होता है कि फोर्स अप्लाई हो और डिस्प्लेसमेंट हो उस बॉडी का, तब हम बोलेंगे वर्क हो रहा है। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक है क्या है हमारा, मेजरमेंट ऑफ वर्क। भाई मेजरमेंट ऑफ वर्क का मतलब क्या होता है, हम वर्क को कैसे मेजर करेंगे कि कितना काम हुआ। फॉर एग्जाम्पल किसी इंसान ने फॉर एग्जाम्पल मैं ही एक एग्जाम्पल दे रहा हूं, ये ढक्कन है, यहाँ पे ये बॉडी है, इसमें मैं 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहा हूं और लगाते 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 इसको 2 मीटर तक डिस्प्लेस कर दिया। पहले ढक्कन यहां था, उसके बाद डिस्प्लेस होते होते यहां आ गया। तो अगर मैं आपसे पूछूं या मुझसे पूछा जाए कि भाई कितना काम किया, तो भाई वर्क निकालने के लिए कोई फॉर्मूला तो होना चाहिए। तो वही फॉर्मूला मैं आपको बता रहा हूं कि वर्क इक्वल टू क्या होता है। एक बहुत सीधा सा फॉर्मूला है, पहले मैं सिंपल वाला फॉर्मूला बताऊंगा, आगे चल के हम मेन फॉर्मूला देखेंगे। तो वर्क इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, ये होता है वर्क का फॉर्मूला। ये जो मैंने लिखा यहां पे, वर्क इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फॉर एग्जाम्पल मानो, एक एग्जाम्पल मान लो कि मैंने इस पे 10 न्यूटन का फोर्स लगाया और 2 मीटर तक डिस्प्लेस किया। तो फोर्स कितना है 10, डिस्प्लेसमेंट कितना है 2, तो वर्क डन इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहां पे मैं बना के दिखा रहा हूं। फोर्स लगाया मैंने 10, डिस्प्लेसमेंट हुआ 2, तो हमारा वर्क कितना हो जाएगा 20 फोर्स न्यूटन मीटर इक्वल टू 20 जूल। न्यूटन मीटर को हम जूल भी बोलते हैं, ठीक है ना, 1 न्यूटन मीटर इक्वल टू जूल। तो ओवरऑल हमारा वर्क कितना हुआ 20 जूल। ये 20 कैसे आया, 10 न्यूटन फोर्स और 2 मीटर डिस्प्लेसमेंट, तो 10 इंटू 2 कितना होता है 20, तो 20 जूल काम किया। ठीक है ना, तो आई होप कि मैंने एक फॉर्मूले से भी आपको समझा दिया कि वर्क कैसे निकालते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक है, ये जो मैंने फॉर्मूला लिखाया था यहाँ पे, यहाँ देखिए स्क्रीन पे, फोर्स का जो मैंने फॉर्मूला लिखा था वही फॉर्मूला है, फोर्स इंटू डिस्टेंस। ठीक है, वर्क इक्वल टू ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। इसका मैं बहुत सिंपल सा मीनिंग बता देता हूं। जब भी हम किसी बॉडी पे वर्क करते हैं तो हम उसमें एनर्जी ट्रांसफर करते हैं, उसकी एनर्जी बढ़ती है। आगे हम डिटेल में देखेंगे, ठीक है ना। अभी बस आप इतना समझ जाओ कि हम किसी बॉडी पे वर्क कर रहे हैं तो उस बॉडी का एनर्जी बढ़ता है, या तो उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है या तो उसका पोटेंशियल एनर्जी बढ़ता है। आगे हम डिटेल में देखेंगे जब हम टाइप्स ऑफ एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे कि कैसे बढ़ता है। ठीक है, तो आई होप कि आपको 4 टॉपिक समझ में आ गया, और आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू कि हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज हम आपके लिए लेके आए हुए हैं जिसका नाम है जीरो टू हीरो सीरीज। ये आपको जीरो से हीरो बना देगा, ग्राउंड लेवल से बिल्कुल हाई लेवल तक पहुंचा देगा। आपको पता है कि टाइम बहुत कम है, हार्डली 1 मंथ बाकी है एग्जाम के, सिलेबस बहुत ज़्यादा है। तो हमने आपके लिए इस तरीके से इस सिलेबस को शॉर्ट किया है 1 शॉट में, ताकि हम प्रेसाइज वे में हर टॉपिक को कवर करके आपको समझा दें। तो आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू सपोर्ट अस, टू बी विथ अस, टू सी
these lecture continuously and to share with your friends so that they can also be benefited. Okay, so I hope you are liking this video and our teaching, and surely you will get benefit from this. Now our next topic is condition when work done is zero. भाई वर्क कब जीरो होता है इसके बारे में पढ़ेंगे हम, काम कब जीरो होगा इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो 3 कंडीशन होते हैं जीरो होने के। कितने कंडीशन होते हैं वर्क जीरो होने के? 3 कंडीशन। नंबर 1 कंडीशन, या तो फोर्स जीरो हो, मतलब फोर्स लगे ही ना। नंबर 2, या तो डिस्प्लेसमेंट जीरो हो, जैसे दीवार को धक्का दे रहे हैं और उसमें डिस्प्लेसमेंट हो ही नहीं रहा। नंबर 3, या तो एंगल जीरो हो, एंगल बिटवीन द फोर्स एंड द डिस्प्लेसमेंट जीरो हो। तो मैं आपको लिख के समझा रहा हूं, यहां पे जो मैंने ये बात बोली उसको मैं लिख के समझा रहा हूं। ठीक है, यहां देखो, वर्क कब जीरो होता है? व्हेन वर्क इज सेड टू बी जीरो, सेड टू बी जीरो। नंबर 1, when force equal to 0 और displacement equal to 0 और theta equal to 0, सॉरी 90 डिग्री। अगर इन तीनों में से एक भी चीज फुलफिल होता है, एक भी चीज अगर होती है तो वर्क जीरो होगा। अब सोचोगे सर एग्जाम्पल से समझा दो, आप तो हमेशा एग्जाम्पल से समझाते हो और मजा भी आता है हमें। तो चलो देखो मैं समझा रहा हूं, उसी ढक्कन को फिर मैं उठाऊंगा और मैं आपको समझाऊंगा। ये खास कर मैं ये जो कैप है मैं आपके लिए लेके आया हूं ताकि मैं एक्सपेरिमेंट कर करके समझाऊं। ठीक है, तो यहां देखो, इस कैप पे मैं बिल्कुल जीरो फोर्स लगा रहा हूं, मतलब फोर्स ही नहीं लगा रहा हूं। देखो बिल्कुल खींच ही नहीं रहा हूं मैं, आराम से खाली पकड़ा हूं मैं। तो आप बताओ कि क्या ये ढक्कन मूव करेगा, वर्क होगा? नहीं होगा ना। तो ये कंडीशन है वर्क जीरो होने का। अब सोचोगे सर दूसरा कंडीशन समझाओ। ठीक है, तो दूसरा कंडीशन ये है कि मैं फोर्स लगा रहा हूं, मैंने यहां पे अंगूठे से पकड़ लिया, इस ढक्कन को अंगूठे से पकड़ लिया जोर से, और मैं इसको फोर्स लगा रहा हूं मैं। देखो धागा देखो, पहले ऐसे था, अब बिल्कुल स्ट्रेच हो गया, इसका मतलब फोर्स लग रहा है। लेकिन आप ये बताओ कि क्या इसमें डिस्प्लेसमेंट हो रहा है? नहीं हो रहा है ना। तो हम बोलेंगे वर्क जीरो हो रहा है। जब डिस्प्लेसमेंट जीरो है तो वर्क भी जीरो है। तो दूसरा कंडीशन मैंने समझा दिया, आप स्क्रीन पे देखो, पहला कंडीशन मैंने समझा दिया, दूसरा कंडीशन समझा दिया। तीसरा कंडीशन देखो, तीसरा कंडीशन हो सकता है अभी आपको थोड़ा कम समझ में आए, लेकिन जैसे जैसे हम चैप्टर के आगे बढ़ेंगे ये समझ में आ जाएगा। तीसरा कंडीशन ये बोलता है कि अगर डिस्प्लेसमेंट और फोर्स के बीच में एंगल कितना हो, 90 डिग्री हो। तो आप बताओ, एक एग्जांपल से बता रहा हूं, अगर मैं इसको घुमा रहा हूं, ठीक है, ध्यान से देखते रहना, ये सर्कुलर मोशन है ना, सर्कुलर मोशन है ना। आई होप कि एक चीज बहुत पसंद आ रहा होगा आपको कि हर चीज हमारे चैनल पे बहुत ही प्रैक्टिकल के साथ पढ़ाई हो रही है। ठीक है ना। और सच बताएं तो दिस इज द बेस्ट मेथड टू स्टडी साइंस। साइंस इज ऑल अबाउट प्रैक्टिकल। ठीक है ना। सो वी द जीनियस क्लासेस वांट दैट अ क्वालिटी एजुकेशन शुड बी गिवन टू यू, and we are trying our best to provide you quality education. ओके, तो ये बताओ सर्कुलर मोशन में मैं डायग्राम बना रहा हूं, जो मैंने अभी प्रैक्टिकल किया, अभी ऐसे घुमाया मैंने, उसका डायग्राम बना रहा हूं मैं। ठीक है, उसका डायग्राम बना रहा हूं, छोटा सा डायग्राम बनाऊंगा जिससे आपको चीजें समझ में आ जाए। यहां देखो, मैंने गोल सा बनाया सर्कुलर पाथ, और ये मान लो हमारा ढक्कन था। ठीक है, और ये हमारा थ्रेड था। तो ये बताओ कि जब मैं गोल गोल इसको घुमा रहा था, रोटेट कर रहा था, तो इसका फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा था ना, सेंटर की तरफ सेंट्रीपिटल फोर्स, और इसके मोशन का डायरेक्शन क्या था, ये था, रेडियल था। तो इन दोनों के बीच का एंगल कितना है, 90 है ना। तो ये वाला केस है, 90 डिग्री वाला केस ये है। तो इस केस में क्या होगा, हम क्या बोलेंगे, वर्क इक्वल टू जीरो होगा, जीरो। वर्क इक्वल टू क्या होगा, यहां मैं लिख रहा हूं,
वर्क इक्वल टू 0। यहां फिर से लिख रहा हूं, वर्क इक्वल टू 0 जब थीटा इक्वल टू 0। ठीक है। सो बच्चों, आई होप कि आपको बहुत पसंद आया होगा। बहुत कम ही प्लेटफॉर्म होते हैं या क्लासेस होती हैं जहां पे हर चीज प्रैक्टिकल के थ्रू समझाया जाता है। तो यही हमारी यूनिकनेस है, यही हमारा प्रिंसिपल है कि बच्चों की अंडरस्टैंडिंग हमारे लिए प्रायोरिटी है। हम सिलेबस तो खत्म कर ही देंगे, लेकिन जल्दीबाजी में शॉर्टकट में सिलेबस खत्म नहीं करेंगे। एक एक टॉपिक को हम बढ़िया से डेप्थ में जाके समझ समझ के आगे बढ़ेंगे। एक एक कदम सोच समझ के आगे बढ़ते रहेंगे हम, ठीक है ना। हाँ, तो चलिए हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है? एक्सप्रेशन फॉर वर्क। ये है असल फॉर्मूला, ये जो मैं जिस पे मैं डबल टिक लगा रहा हूं। दिस इज द ओरिजिनल और मेन एक्सप्रेशन या फॉर्मूला फॉर द वर्क। ये मैं पहले इसलिए नहीं बता रहा था क्योंकि एक बार में एकदम से अगर आपको मैं बताता तो हो सकता है कि आपको ये फॉर्मूला टफ लगता। थीटा का कॉन्सेप्ट मैंने बता दिया कि थीटा कब 0 होता है, कब 90 होता है। फिर से मैं बता देता हूं कि W इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा का मतलब क्या हुआ। पहले तो मैं W इक्वल टू एफ एस तो बता दिया था। आप यहां देखो, एफ एस तो बता दिया था, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। एफ से फोर्स, एस से डिस्प्लेसमेंट। सोचोगे सर ये कॉस थीटा कहां से आ गया? तो चलो मैं बता रहा हूं बहुत ही सरल तरीके से, बहुत ही इतने अच्छे तरीके से बताऊंगा कि आपको हमेशा याद रहेगा। और दूसरी बात यह है कि शायद ही आपको किसी ने ऐसा बताया होगा। भाई फॉर्मूला तो आपको याद होगा, लेकिन जो एक्सपेरिमेंट से पढ़ेंगे वो चीज याद हमेशा के लिए रहेगी। ठीक है, ये देखो, ये मैं कैप को खींच रहा हूं ना, तो जिधर मैं खींच रहा हूं उधर ही जा रहा है ना, जिधर मैं खींच रहा हूं उधर ही जा रहा है। फिर से देखो, मैं इस डायरेक्शन में खींच रहा हूं और इसी डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो आप बताओ कि यहां पे डिस्प्लेसमेंट और फोर्स के बीच में कितना एंगल है? यहां मैं डायग्राम से समझा रहा हूं, यहां मैं डायग्राम से आपको समझा रहा हूं कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट में कितना एंगल है। मतलब फोर्स भी इधर लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट भी इधर हो रहा है। फिर से करके दिखा रहा हूं, आप खुद देखो। जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है ना, उसी डायरेक्शन में इसका डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा है। तो दोनों के बीच का एंगल 0 डिग्री है। 0 डिग्री, 0 डिग्री कितना है? 0 डिग्री। 1 मिनट प्लीज, लेट मी सेट माई पेन साइज so that you can see it clearly. ओके ओके, तो मैं क्या बता रहा था कि जब भी कोई चीज उसी डायरेक्शन में मूव करे, फोर्स के डायरेक्शन में, तो थीटा इक्वल टू क्या होता है? 0 डिग्री। अब देखो, अब आपको फील होगा कि मैं ये एक्सपेरिमेंट क्यों कर रहा हूं। अब ये बताओ कि मेरा फोर्स कहां लग रहा है? थोड़ा सा टिल्ट लग रहा है ना ऊपर की तरफ, स्लैंट। और डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा है? उधर हो रहा है। मीन्स कि डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है और फोर्स ऐसे लग रहा है। तो मैं डायग्राम से बता रहा हूं। सेकंड डायग्राम देखो यहां पे, प्लीज सी, डायग्राम से आपको समझ में आ जाएगा। 1 मिनट प्लीज। हाँ, फोर्स इधर लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है और फोर्स किधर हो रहा है? इधर। तो इसके बीच में एंगल कितना है? थीटा। फिर से मैं आपको एक्सपेरिमेंट करके दिखा रहा हूं कि मैं आपको इस एक्सपेरिमेंट से यह बताना चाह रहा हूं कि फोर्स कहीं और डायरेक्शन में लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट कहीं और डायरेक्शन में हो रहा है। दोनों सेम नहीं है। देखते रहो यहां पे, एक बार मैं इस पे करके दिखा रहा हूं आपको, इस पे अच्छे से समझ में आएगा। देखो, फोर्स कहीं और लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट कहीं और हो रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि हमेशा ऐसा नहीं होता कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में हो। कभी कभी क्या होता है, फोर्स का डायरेक्शन कुछ और होता है। जैसे जैसे कि इस डायग्राम में आपको दिखाया गया है। 1 मिनट प्लीज, मैं थोड़ा सा इसका जूम कम कर दूं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। हाँ, ठीक है, ओके। तो ये जो फिगर आप देख रहे हो, ये जो डायग्राम दिया हुआ है, यहाँ पे देखो मैं कहाँ लिख रहा हूँ आपको। ये जो है, इसमें फोर्स का डायरेक्शन क्या है? फोर्स का डायरेक्शन क्या है? ये है। और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन क्या है? ये है। तो दोनों के बीच का एंगल कितना है?
दोनों के बीच का एंगल कितना है? थीटा। तो इसी थीटा की वजह से हमारा जो है ये थीटा का कॉन्सेप्ट आया हुआ है इसमें। 1 मिनट प्लीज, वेयर इज ड्रॉ, 1 मिनट प्लीज, let me set the thickness of the pen and then we will write. Okay, now it's done. तो चलिए अगला टॉपिक हम देखते हैं। अगला टॉपिक क्या है? स्पेशल केस। स्पेशल केस जैसे मैंने आपको बता दिया था, स्पेशल केस का मतलब एक पर्टिकुलर एंगल पे हम पढ़ाई करेंगे कि जब थीटा 0 हो तो वर्क डन कितना होगा? 0। ठीक है ना? जब थीटा 0 हो, सॉरी, जब थीटा 0 हो तो वर्क डन क्या होगा? पॉजिटिव। सॉरी, 0 नहीं होगा, वर्क डन क्या होगा? पॉजिटिव। ठीक है? और उसका फॉर्मूला क्या होगा? F इंटू एस कॉस थीटा। ठीक है? तो थीटा 0 में मैंने बता दिया वर्क पॉजिटिव होता है। कब निगेटिव होगा ये भी हम देखेंगे, कब 0 होगा हम ये भी देखेंगे। केस 2 क्या है? केस 2 क्या है? व्हेन थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, जो मैंने रोटेशन करके दिखाया था ना ऐसे, ये वाला केस है। फिर से करके दिखा रहा हूं, ये वाला केस है। इसमें थीटा कितना होता है? फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में थीटा कितना होता है? बताया था ना कि रोटेशनल मोशन में जब बॉडी रोटेट करती है किसी सर्कुलर मोशन में, जब बॉडी सर्कुलर मोशन करती है तो उसमें फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में कितना होता है एंगल? 90 डिग्री। और इस केस में वर्क डन कितना होता है? 0। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों 0 होता है? क्योंकि एफ एस कॉस थीटा, ये कॉस 90 का वैल्यू कितना होता है? 0 होता है। इस कॉस 90 का जो वैल्यू होता है ना, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल अगर आपको याद हो या अगर आप देखोगे तो कॉस 90 का वैल्यू कितना होता है? 0। तो जब 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आंसर आएगा ना। हाँ, बहुत कॉमन सेंस की बात है। 0 से मल्टीप्लाई करेंगे किसी क्वांटिटी में तो 0 होगा। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि जब थीटा 90 होता है तो वर्क डन 0 क्यों होता है? क्योंकि cos 90 क्या होता है? 0 होता है। और 0 इंटू एफ इंटू एस कितना होगा? अगर फॉर्मूला में डालोगे 0 तो वो सबको 0 बना देगा मल्टीप्लाई होके, तभी 0 होता है। अब हम देखेंगे अनदर केस कि जब थीटा इक्वल टू 180 डिग्री, तब वर्क डन कितना होता है? तो सबसे पहले हमें पता करना पड़ेगा कि cos 180 कितना होता है? ये होता है -1। तो आपको चमक गया होगा, आपको समझ में आ गया होगा कि W इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा होता है। तो कॉस थीटा के बदले में अगर हम -1 रखेंगे तो पूरे आंसर को क्या है? माइनस में लेके आएगा। तो वर्क डन क्या आएगा? निगेटिव। ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है, मल्टीपल चॉइस में आ सकता है या थ्योरी में भी आ सकता है कि व्हेन वर्क डन इज निगेटिव, तो आप आंसर लिखना कि व्हेन द एंगल बिटवीन द फोर्स एंड द डिस्प्लेसमेंट इज 180 डिग्री। तो इसको मैं आपको एक्सपेरिमेंट करके बताऊंगा, एक फील आएगी। एक्सपेरिमेंट से क्या होता है? एक तो चीजें विजुअलाइज हो जाती हैं, दूसरा फील आता है। थ्योरी में क्या होता है, कभी कभी चीजें दिमाग में चमकती नहीं है कि यार ये कहना क्या चाह रहा है ये डेफिनेशन। तो देखो, थीटा 180 कब होता है? एक एग्जांपल से बता रहा हूं। फॉर एग्जाम्पल मानो कोई बहुत तेज चलती हुई बॉडी आ रही है। फॉर एग्जाम्पल आपका दोस्त साइकिल चलाते हुए आ रहा है आपके तरफ, बहुत स्पीड में है। ठीक है, यहाँ पे मैं एक्सपेरिमेंट थोड़ा सा फिगर बना के पहले दिखाऊंगा कि मानो आपका दोस्त है, ये साइकिल चला रहा है, साइकिल चलाते 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 आ रहा है यहाँ पे, और आप यहाँ पे खड़े हो। ठीक है, साइकिल जब चला के आएगा, जब आपको टच करेगा वो, तो आप उसको धक्का दोगे ना रोकने के लिए, लेकिन एकदम से साइकिल तो रुकेगा नहीं। जब आपके पास आके टकराएगा तो आप धक्का दे रहे हो उसको, लेकिन थोड़ी पीछे तक आपको घसीट के लेके जाएगा वो, थोड़ा पीछे आप मूव करोगे आप। ठीक है ना, मतलब साइकिल एकदम से रुकेगा नहीं, साइकिल आपको घसीटते हुए आगे लेके जाएगा। यहाँ एग्जांपल देखो, यहाँ पे जब आपको ये साइकिल ठोकेगा, जब स्ट्राइक करेगा, तो आप यहाँ तक मूव होके आ जाओगे, यहाँ तक। ठीक है ना, यहां से यहां आप डिस्प्लेस हो जाओगे। तो आप ये बताओ कि यहां पे जब साइकिल ने आपको ठोका और साइकिल यहां तक मूव हुआ, तो आप फोर्स किस डायरेक्शन में लगा रहे थे? इस डायरेक्शन में।
और साइकिल किस डायरेक्शन में मूव हो रहा था, इस डायरेक्शन में, मीन्स जस्ट अपोजिट। आप धक्का किसी और डायरेक्शन में दे रहे हो और साइकिल आपको घसीटते हुए पीछे लेके जा रहा है। तो ये बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है 180 डिग्री का और निगेटिव वर्क का। तो निगेटिव वर्क कब होता है, किस कंडीशन में होता है, जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट अपोजिट डायरेक्शन में हो। फोर्स इधर लग रहा हो और डिस्प्लेसमेंट इधर हो रही हो, फोर्स इधर लग रहा हो और डिस्प्लेसमेंट इधर लग रही हो, तो इस केस में वर्क निगेटिव होता है, माइनस में आंसर आता है। ठीक है, हाँ, आई होप कि आपको ये भी क्लियर हो गया होगा। सो स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर एंजॉइंग आवर टीचिंग. So I request all of you to please support our channel and like it and comment it. आपके कमेंट का हमें इंतज़ार रहता है. Your comments are very important feedback for our improvement. कि कैसा लगा आपको, क्या कमी लगी, क्या अच्छाई लगी, ये जब तक आप बताओगे नहीं, हम कैसे आपके लिए बेहतर से बेहतर वीडियो लेके आएंगे. So please, I request all of you, please give feedback after listening this lecture. Okay, and please share it with your friends. Okay. अब देखिए एसआई यूनिट एंड सीजीएस यूनिट ऑफ वर्क. हमें पता है कि साइंस में हर चीज का एक यूनिट होता है. तो जैसे पहले ही मैंने बता दिया था, वर्क का एसआई यूनिट होता है जूल, जूल कैपिटल जे. ठीक है. और सीजीएस यूनिट क्या होता है, अर्ग, ERG, अर्ग. इन दोनों में रिलेशन क्या है, 1 जूल इक्वल टू 10 का पावर 7 अर्ग. ठीक है, ये फॉर्मूला आप याद रखना कि 1 जूल में कितना अर्ग होते हैं. ठीक है, ओके. तो मैंने आपको यूनिट भी बता दिया. ओके, नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, वर्क डन बाय द फोर्स ऑफ ग्रेविटी. अच्छा, आपको पता होना चाहिए कि ग्रेविटी की वजह से भी फोर्स होता है. भाई ग्रेविटी क्या है, जो धरती हमारे ऊपर फोर्स लगाती है. ठीक है ना. फॉर एग्जाम्पल, ऊपर से एक पत्थर गिर रहा है तो ग्रेविटी की वजह से गिर रहा है ना. भाई ऊपर जब हम पत्थर फेंकते हैं तो ऊपर से नीचे भी तो आता है. तो नीचे कैसे आता है, डिस्प्लेसमेंट होता है ना, ऊपर से नीचे आ रहा है. तो किसकी वजह से आ रहा है, वो अर्थ की ग्रेविटी की वजह से आ रहा है. ठीक है ना. तो ग्रेविटी की वजह से भी काम होता है, वर्क होता है. तो W इक्वल टू mgh, ये फॉर्मूला है. ठीक है ना, mgh. आप सोचोगे सर ये फॉर्मूला कैसे आया, ये बता दो. तो मैं बता रहा हूं, देखो ये बहुत सिंपल है. वर्क का जनरल फॉर्मूला क्या होता है, F इंटू एस. F बराबर क्या होता है, mg. भाई अर्थ जो फोर्स लगा रही है वो mg के बराबर होता है ना, मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. g क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. m क्या है, उस बॉडी का मास है. s के बदले में हमने h लिख दिया कि कितनी हाइट से कोई चीज नीचे आ रही है. बस, ये कोई नया फॉर्मूला नहीं है, ये जस्ट ग्रेविटी के केस में ये फॉर्मूला लगाया जाता है. ये F इंटू एस वाला ही फॉर्मूला का एक टाइप से इक्विवेलेंट है. ठीक है ना, ये नया फॉर्मूला नहीं है, ये ग्रेविटी के केस में लगाया जाता है. ठीक है. तो आई होप कि आपको भी समझ में आ गया होगा. जब भी कोई न्यूमेरिकल आए तो आप ग्रेविटी के केस में mgh लगाना. ठीक है. और बेसिकली हम इस लेक्चर में थ्योरेटिकल पार्ट देख रहे हैं. ठीक है. न्यूमेरिकल वाला भी सीरीज आने वाला है. जब एक बार ये थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए तो आपके लिए हम न्यूमेरिकल भी लेके आएंगे प्रैक्टिस के लिए. ठीक है. तो चलिए हम नया टॉपिक पे चलते हैं. सिंस ये हमें एक शॉट में ख़त्म करना है तो मैं काफ़ी कॉन्साइज वे में पढ़ा रहा हूँ. काफ़ी मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, वरना बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा. लास्ट टाइम के लिए यही ठीक होता है कि शॉर्ट में हम चीज़ों को समझ लें, क्योंकि टाइम बहुत कम है. ठीक है. जब हम अगले सेशन में पढ़ेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम होगा, तो उसमें हर चीज़ों को डेप्थ में जाके क्लियरिफाई करेंगे, हम आपको बहुत ही डिटेल में पढ़ाएंगे. ठीक है. ये 1 शॉर्ट वीडियो है तो एक टॉपिक पे हम ज़्यादा टाइम खर्च नहीं करेंगे. टाइम आपके लिए भी बहुत कम है, हमारे लिए भी बहुत कम है. ठीक है. यहाँ पे क्या है, रिलेशन बिटवीन जूल एंड अर्ग. ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ जूल और अर्ग में क्या है. 1 जूल इक्वल टू 10 टू द पावर 7 अर्ग. ठीक है. हाँ, ऑलरेडी बता चुका हूँ मैं, तो दोबारा भी मैंने लिख दिया. ठीक है. सो व्हाट इज आवर नेक्स्ट टॉपिक, पावर.
रियली दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड दिस इज वेरी यूनिक टॉपिक। इसमें प्लीज आप ध्यान से सुनिए कि ये क्या होता है। पावर, इसको भी पहले हम एग्जांपल से समझेंगे। हर मेन टॉपिक को हम एग्जांपल से समझेंगे, प्रैक्टिकली विजुअलाइज करेंगे, तो आपको चीजें चमक जाएंगी, तुरंत समझ में आ जाएगा। एक क्वेश्चन पूछता हूं आपको, आप और आपका फ्रेंड, ठीक है, आप और आपका फ्रेंड, ठीक है ना, दोनों का मास सेम है। फॉर एग्जांपल मान लो कि दोनों का वेट कितना है, नियर अबाउट 45 केजी है, ऑन एन एवरेज 45 केजी है, ठीक है। आप और आपके फ्रेंड छत पे चढ़ने जा रहे हैं, सेकंड मंजिल पे चढ़ना है। आपका घर क्या है, डबल स्टोरी है, 2 मंजिल है, और ग्राउंड पे खड़े हो आप और आपके फ्रेंड को क्या है, 2 मंजिल पे चढ़ना है, ठीक है। यहाँ पे मैं फिगर बना रहा हूं, 2 मंजिल घर का फिगर बना रहा हूं, ठीक है। ये एक घर है, ये एक घर है, ये फर्स्ट मंजिल है और ये सेकंड मंजिल है। आप और आपका फ्रेंड क्या है, यहाँ पे दोनों खड़े हैं। आपने चढ़ना स्टार्ट किया और आपने बहुत तेजी से चढ़ के पहुंच गए ऊपर, बहुत जल्दी पहुंच गए। फॉर एग्जाम्पल आप 15 सेकंड में पहुंच गए, एक एग्जाम्पल दे रहा हूं, 15 सेकंड में। आपका दोस्त भी चढ़ा, लेकिन वो थोड़ा धीरे चढ़ा, उसने थोड़ा ज्यादा टाइम ले लिया, उसने 20 सेकंड ले लिया। उसने कितना टाइम लिया, 20 सेकंड टाइम लिया। सबसे पहले ये बताओ, ये टाइम को हटाओ अभी साइड में। सबसे पहले ये बताओ कि आपने जब चढ़ा, आप जब छत पे चढ़े, तो आपने कुछ काम किया कि नहीं। भाई इंसान जब ऊंचाई पे चढ़ता है तो कुछ काम करता है ना। क्यों काम करता है, क्योंकि चढ़ते समय फोर्स लगा रहा है, फोर्स लगा रहा है तभी तो ऊपर बढ़ रहा है, और डिस्प्लेसमेंट भी हो रही है। भाई आप फोर्स लगा रहे हो, सीढ़ियों पे फोर्स लगा लगा के चढ़ रहे हो, तो आपका डिस्प्लेसमेंट भी तो हो रहा है। 1 मंजिल पे पहुंचे, फिर 2 मंजिल पे पहुंच गए, कहां आप थे, नीचे जमीन पे, और आप पहुंच गए यहां, तो ये डिस्प्लेसमेंट ही तो होगा आपका। तो जैसे हमें पता है वर्क की डेफिनेशन से कि जहां भी फोर्स लगता है और डेफिनेशन और डिस्प्लेसमेंट होता है तो वहां वर्क होता है। तो ओवरऑल कहने का मतलब यह है कि आपका दोस्त, आपने भी वर्क किया और 2 मंजिल पे पहुंच गए, आपके दोस्त ने भी खुद पे वर्क किया और 2 मंजिल पे पहुंच गए। लेकिन यहां मुद्दा वर्क का नहीं है। जो पावर जो टॉपिक है ना, उसमें मुद्दा ये है, मेन टॉपिक और मेन इश्यू ये है कि आप दोनों ने वर्क करने के लिए कितना टाइम लगाया। आपने लगाया 15 सेकंड और आपके दोस्त ने लगाया 20 सेकंड, ठीक है ना। तो जल्दी किसने किया, रेट ऑफ वर्क किसका ज्यादा है, पर सेकंड किसने ज्यादा काम किया, आपने किया ना। भाई काम तो दोनों ने बराबर किया, क्योंकि दोनों का मास सेम है, दोनों ने सेम फोर्स लगाया, दोनों का मास सेम है, तो mgh दोनों का सेम होगा, ठीक है ना। छत पे जाने के बाद mgh वर्क इक्वल टू क्या होता है, mgh। अगर दोनों का वर्क निकालें तो किस फॉर्मूला से निकालोगे, देखो मैं लिख रहा हूं, वर्क इक्वल टू mgh। अभी हमने पढ़ा था ना कि ग्रेविटी के केस में वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, mgh। तो आपका भी mgh उतना ही होगा और दूसरे आपके दोस्त का भी mgh उतना ही होगा, क्योंकि दोनों का मास सेम है, दोनों के लिए ग्रेविटी सेम है, दोनों के लिए फिलहाल इस केस में हाइट सेम है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि जल्दी जल्दी काम किसने किया, पर सेकंड किसने ज्यादा काम किया, तो कॉमन सेंस की बात है, भाई आपने किया, क्योंकि आपने 15 सेकंड लिया, उसने 20 सेकंड लिया। तो पावर का फॉर्मूला क्या होता है, पावर इक्वल टू वर्क डन अपॉन टाइम। तो आपने फॉर एग्जांपल मानो आपका मास है 40 केजी, तो 40 इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हम मान लेते हैं, फॉर एग्जांपल 10 मान लेते हैं, और फॉर एग्जांपल 2 मंजिल का हाइट मान लेते हैं, 8 मीटर मान लेते हैं, तो कितना हुआ, ये हो गया 400 इंटू 8 इक्वल टू 3200 जूल। मीन्स आपने भी 3200 जूल काम किया, आपके दोस्त ने भी 3200 जूल काम किया अपने ऊपर, तब वो 2 मंजिल पे पहुंचा। लेकिन इस टॉपिक में मेन इश्यू क्या है, मेन पॉइंट क्या है कि पर सेकंड आपने कितना काम किया। तो 32 को 100 को 15 से डिवाइड कर दो तो निकल जाएगा। तो कॉमन सेंस की बात है
कि जो आंसर आएगा आपका रेट ऑफ वर्क ज्यादा है और आपके दोस्त का रेट ऑफ वर्क कम है, तो रेट ऑफ वर्क को ही क्या बोलते हैं? पावर। मीन्स घुमा फिरा के मैं अगर बोलूं, मीन्स कि आपका पावर ज्यादा है इस केस में, आपके दोस्त का पावर कम है। ठीक है ना? आई होप कि इस एग्जांपल से आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि पावर क्या होता है। पावर होता है रेट ऑफ डूइंग वर्क। पर सेकेंड कोई इंसान कितना काम कर रहा है या पर मिनट कितना काम कर रहा है। ठीक है ना? जैसे फॉर एग्जाम्पल 10 सेकेंड में आपने 20 जूल काम किया, 10 सेकेंड में 20 जूल काम किया, तो 1 सेकेंड में कितना काम किया? 2 जूल। तो यही 2 जूल जो काम किया आपने वो पावर होता है। 2 जूल पर सेकेंड पावर है आपका। तो पावर का यूनिट क्या होता है? ये जूल पर सेकेंड होगा ना, जूल पर सेकेंड होता है इसका यूनिट, और जूल पर सेकेंड को क्या बोलते हैं? वॉट बोलते हैं। तो पावर का ऐसा यूनिट क्या होता है? वॉट, डब्ल्यू। ठीक है ना? जेम्स वॉट एक साइंटिस्ट थे, उनके ऑनर में ये वॉट यूनिट दिया गया है। ठीक है ना? तो आई होप कि बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। पावर कुछ नहीं होता, पर सेकेंड कितना काम किया आपने या किसी और ने, ये पर सेकेंड का हिसाब देता है पावर। जैसे मैं एग्जांपल दूं कि एक मजदूर है, उसका पावर है 50 न्यूटन, सॉरी 50 वॉट, 50 वॉट। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि वो पर सेकेंड 50 जूल काम कर रहा है। अगर फॉर एग्जांपल बोलूं कि एक मशीन है, उसका पावर है 1000 वॉट, तो इसका मतलब क्या हुआ? भाई जब तक हम मीनिंग नहीं समझेंगे, हमें पावर का एक्चुअल फीलिंग नहीं समझ में आएगी कि पावर का मतलब क्या होता है। पावर का मतलब होता है कि उसने पर सेकेंड कितना काम किया, या पर यूनिट टाइम, पर मिनट भी हो सकता है, पर आवर भी हो सकता है। ठीक है ना? आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, लेट अस मूव फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट टॉपिक। तो पावर का फॉर्मूला दिया हुआ है जो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया, यहाँ पे मैं हाईलाइट कर देता हूँ। ठीक है ना? टॉपिक आने से पहले ही मैं आपको कई चीजें समझा दे रहा हूं, ताकि टॉपिक जब आए तो आपको आसानी से समझ में आ जाए। ठीक है ना? यहां पे बहुत आसान चीज लिखा हुआ है कि पावर स्पेंट बाय अ सोर्स डिपेंड्स अपॉन 2 फैक्टर्स। भाई पावर इक्वल टू होता है, पावर इक्वल टू होता है वर्क अपॉन टाइम। तो आप खुद कॉमन सेंस लगाओ, इसको छोड़ो क्या लिखा हुआ है, इसको अभी फिलहाल छोड़ो। पावर का फॉर्मूला है वर्क अपॉन टाइम। आप बताओ कि पावर किस चीज पे डिपेंड करता है? वर्क पे डिपेंड करता है और टाइम पे डिपेंड करता है। यही चीज तो लिखा हुआ है कि पावर कब ज्यादा होगा? जब आप काम ज्यादा करेंगे। पावर कब ज्यादा होगा? जब टाइम कम लेंगे आप। ठीक है ना? आई होप कि आपको समझ में आ रही है बातें। ठीक है? सो आई होप यू ऑल आर एंजॉइंग माई वीडियोज एंड यू ऑल आर गेटिंग बेनिफिटेड। आपको काफी फायदा हो रहा है। सो आप सब हमें सपोर्ट कीजिए, ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जितना ज़्यादा सब्सक्राइबर आएंगे हमारे चैनल पे, उतना ज़्यादा हमारे लिए एक मोटिवेशन होगा, आपको भी फायदा होगा और हमें भी फायदा होगा। ये देखिए, बिगर एंड स्मॉलर यूनिट ऑफ वर्क। भाई हमें पता है कि फिजिक्स में या साइंस में, किसी चीज़ में, मैथ्स में कोई चीज़ नापने का अलग अलग यूनिट होता है। जैसे डिस्टेंस नापने का अलग अलग यूनिट है, मीटर है, सेंटीमीटर है, मिलीमीटर है। वॉल्यूम नापने का अलग अलग यूनिट है, लीटर है, किलोलीटर है, मिलीलीटर है। मतलब एक चीज नापने का अलग अलग यूनिट होता है। तो भैया वर्क भी तो नापने का, मेजर करने का अलग अलग यूनिट होगा। तो इसमें कोई नई बात नहीं है। तो 1 किलोवाट इक्वल टू कितना होता है? 10 का पावर 3 वॉट। ठीक है ना? हाँ, या 1000 वॉट। 1 मेगावाट कितना होता है? 10 का पावर 6 वॉट। 1 गीगावाट कितना होता है? 10 का पावर 9 वॉट। ये कितना है? 1 मिलीवाट कितना होता है? 10 का पावर -3 वॉट। तो ऐसी बहुत सारे यूनिट्स हैं, आप देख लेना, याद कर लेना। ये बहुत ही सिंपल है, इसमें कोई लॉजिक नहीं है, ये याद करने वाली चीज है। ठीक है? वॉट वर्क का, सॉरी, ये जो मैंने बताया, एक चीज मिस्टेक कर गया मैं। ये जो मैंने यूनिट बताया,
ये वर्क का नहीं था, ये पावर का था। आई एम सॉरी, थोड़ी गलती हो गई बोलने में, वो एक स्लिप ऑफ टंग से हो गया। ये जो यूनिट अभी हमने पढ़ा, किलोवाट, मेगावाट, गीगावाट, ये पावर का यूनिट है। अभी तो पढ़ा हमने पावर। तो आई होप कि आप समझ सकते हैं, कभी कभी गलतियां हो जाती हैं पढ़ाते पढ़ाते। तो मेन है कि कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। आप बड़े बच्चे हो, आप चीज़ों को माइनस कर लोगे, ठीक है ना। पावर का एक और यूनिट है हॉर्स पावर। हॉर्स पावर एक कॉन्वेंशनल यूनिट है, पहले इस टाइम पे ये यूज होता था। ज़्यादातर इसका इस्तेमाल मशीन, जो कार्स होते हैं, जो ट्रक्स होते हैं, जो व्हीकल होते हैं, उनके इंजन के पावर को नापने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये यूनिट है इंजन के पावर को मेजर करने के लिए। तो एक हॉर्स पावर में कितना होता है? 746 वॉट। मतलब 746 वॉट इक्वल टू 1 HP हॉर्स पावर, ठीक है ना। तो ये भी एक फैक्चुअल थिंग है, इसमें कुछ लॉजिक नहीं है, ये याद करने वाली चीज़ है। यहाँ पे वर्क और पावर का हमने डिफरेंस दे रखा है, आप एक बार देख लेना कि वर्क क्या होता है, पावर क्या होता है, एसआई यूनिट क्या होता है। जो ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं उसको हम बहुत ही अच्छे तरीके से, एक सिस्टमेटिक तरीके से मैं आपको यहाँ पे नोट्स दे रहा हूँ। आप इस नोट्स को दोबारा पढ़ भी सकते हैं रिवीजन के टाइम पे, जब एग्ज़ाम आ रहा है, आपको शॉर्ट में नोट्स चाहिए तो हमारे इस पीपीटी को आप पढ़ सकते हो। काफ़ी इफेक्टिव होगा, कम टाइम में आपको जल्दी ही रिवाइज करने में मदद करेगा, ठीक है। अब देखो, अब एक बिल्कुल ही नया स्टोरी स्टार्ट होने वाला है। एनर्जी एक नया टॉपिक है। एनर्जी क्या होता है? देखो, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि एनर्जी क्या होता है। अभी भी हम वही डेफिनेशन पढ़ेंगे। एनर्जी और वर्क बिल्कुल दोनों बहुत ही सिमिलर हैं, सिनोनिम्स हैं, ठीक है ना, सिनोनिम्स है ये। एनर्जी और वर्क में बहुत सिमिलैरिटी है, लगभग दोनों सिमिलर चीज़ें हैं। एनर्जी क्या होता है? द कैपेसिटी टू डू वर्क। अगर आपके अंदर एनर्जी है तो वर्क कर सकते हो। मीन्स कि अगर आपके पास एनर्जी है तो इस पेन को आप डिस्प्लेस कर सकते हो फोर्स लगा के। अगर आपके पास एनर्जी नहीं है तो आप वर्क नहीं कर सकते हो, ठीक है ना। कभी कभी हम बोलते हैं ना कि हमारे पास एनर्जी नहीं है यार, कुछ काम नहीं कर सकता। तो हम कहना क्या चाहते हैं कि हम कोई फिजिकल काम नहीं कर सकते, हम एक समान भारी सामान को दूसरी जगह उठा के नहीं रख सकते अगर हमारे अंदर एनर्जी नहीं है तो एनर्जी इज नथिंग बट अ कैपेसिटी टू डू वर्क। एक क्षमता है, अगर आपके पास एनर्जी है तो काम होगा, अगर किसी मशीन के पास एनर्जी है तो वो काम करेगा, नहीं तो वर्क नहीं करेगा। तो एनर्जी इज जस्ट अ थ्योरेटिकल थिंग, इट इज कैपेसिटी टू डू वर्क। एनर्जी एक स्केलर क्वांटिटी है, यहाँ पे देखो लिखा हुआ है। स्केलर और वेक्टर तो आपको पता है। स्केलर क्वांटिटी उस क्वांटिटी को बोलते हैं जिसके पास खाली मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होता। और वेक्टर क्वांटिटी के पास मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन भी होता है, ठीक है ना। तो ये सब सारी चीज़ें आपको पता है, रिवीजन के तौर पे मैंने दोबारा बता दिया। तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं विदाउट वेस्टिंग मच टाइम। यूनिट्स ऑफ एनर्जी देखो, एनर्जी का यूनिट भी, ऐसा यूनिट भी जूल होता है, ऐसा यूनिट। लेकिन जैसे मैंने अभी बताया कि एक चीज को मेजर करने का अलग अलग यूनिट भी हो सकता है। एक तो होता है ऐसा यूनिट, उसके अलावा और भी यूनिट्स होते हैं। जैसे डिस्टेंस को नापने के लिए मीटर एक ऐसा यूनिट है, लेकिन हम चीज़ों को सेंटीमीटर में भी तो नापते हैं, मिलीमीटर में भी तो नापते हैं, किलोमीटर में भी तो नापते हैं, इंचेस में भी तो नापते हैं। तो एक चीज़ को नापने का अलग अलग यूनिट है, तो वर्क को भी नापने का अलग अलग यूनिट है, सिंपल सी बात है। तो एक यूनिट है वॉट आवर और दूसरा यूनिट क्या है? किलो वॉट आवर, ठीक है ना। अब सोचोगे सर ये यूनिट कैसा है, ये यूनिट कैसा है? तो मैं समझा देता हूं। 1 वॉट आवर का मतलब क्या हुआ? 1 वॉट आवर का मतलब एक एग्जांपल से समझा रहा हूं। जैसे फॉर एग्जांपल एक 1 वॉट का बल्ब है आपके घर में, या 1 वॉट का कोई मशीन है। अगर उसको हम 1 घंटे तक चला के रखेंगे, ऑन करके रखेंगे, ऑपरेट करके रखेंगे, तो जितना एनर्जी वो कंज्यूम करेगा ना, उस एनर्जी को क्या बोलेंगे? 1 वॉट आवर एनर्जी, ठीक है। इसको जूल में अगर कन्वर्ट करना है तो बहुत आसान है। 1 वॉट को आप 1 आवर को 3600 सेकेंड में कर दो तो 3600 जूल, इतने जूल को बोलते हैं
3600 जूल को क्या बोलते हैं? 1 वाट आवर। 1 किलो वाट आवर इक्वल टू क्या होता है? इसका मीनिंग क्या होता है? इसका मीनिंग ये होता है कि अगर आपके पास कोई गैजेट है, फॉर एग्जाम्पल एक हीटर है या कोई भारी सा मशीन है, हेवी मशीन है, 1 किलो वाट का है, अगर उसको आप 1 आवर तक ऑपरेट करोगे, ऑन करके रखोगे उसको, और वो जितना एनर्जी कंज्यूम करेगा, उस एनर्जी को क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? 1 किलो वाट आवर। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि 1 किलो वाट आवर का मतलब क्या है, 1 वाट आवर का मतलब क्या है। अक्सर बच्चों को इसमें कंफ्यूजन रहता है, तो आई होप कि आपको कम से कम कंफ्यूजन दूर हो गया होगा आपका मेरे समझाने से। 1 वाट आवर का मतलब क्या होता है? 1 वाट का कोई गैजेट है, वो आपका केटल हो सकता है, वो आपका हीटर हो सकता है, वो आपका बल्ब हो सकता है, वो आपका कुछ भी हो सकता है। उसको 1 आवर तक खोल के रखो, ऑन करके रखो। 1 वाट का पंखा भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। 1 आवर तक उसको ऑपरेट करेंगे, ऑन करके रखेंगे, तो कुछ तो एनर्जी लेगा। 1 घंटे तक चला के रखेंगे उसको। जैसे हमने 1 वाट का पंखा है, गर्मी का मौसम है, उसको मैंने ऑन कर दिया, 1 घंटे तक ऑन रखा उसको, तो वो जितना एनर्जी लेगा ना, उस एनर्जी को बोलते हैं 1 वाट आवर एनर्जी। और वो किसके बराबर होता है? 3600 जूल के बराबर होता है। ठीक है, हाँ। वैसे ही आप कन्वर्ट कर सकते हो 1 किलो वाट आवर को। 1 किलो वाट में 1000 वाट होता है, इंटू 3600 होता है 1 आवर में सेकेंड। तो देखो ये हो जाएगा 36 पे 5 जीरो लगा दो, मीन्स कि 36 लाख जूल। 36 लाख जूल को क्या बोलते हैं? 1 किलो वाट आवर। जैसे मैं एक एग्जांपल बोलूं कि आप मेरे घर पे आए और मैंने बोला यार मेरा हीटर है ये, इसने 36 लाख जूल कंज्यूम कर लिया बिजली यार, तो उसका मतलब क्या हुआ? 1 किलो वाट आवर उसने कंज्यूम कर लिया। या तो 36 लाख जूल बोलो या तो 1 किलो वाट आवर बोलो, बात सेम है। ठीक है ना, बोलने का तरीका अलग अलग है लेकिन मीनिंग सेम है। ठीक है, किलो वाट आवर क्या है? कॉमर्शियल यूनिट भी है। ठीक है ना, कॉमर्शियल यूनिट का मतलब बिजनेस पर्पस के लिए इसी को इस्तेमाल किया जाता है। और जो इलेक्ट्रिसिटी का बिल आता है ना हमारा, इतना यूनिट आया, वो एक्चुअली किलो वाट आवर ही है। 5 यूनिट बिल आने का मतलब 5 किलो वाट आवर जूल हमने खर्च कर दिया। नया टॉपिक बहुत सिंपल है, कैलोरी। कैलोरी क्या है? ये भी एक एनर्जी मेजर करने का एक यूनिट है। ठीक है ना, तो 1 कैलोरी में कितना जूल होता है? अगर कैलोरी को अगर हम बदलेंगे तो 1 कैलोरी इक्वल टू 1, एक मिनट, 1 कैलोरी इक्वल टू 4.2 जूल। 4.2 जूल। एक कैलोरी में कितना जूल होता है? 4.2 जूल होता है। तो ये याद करने की चीज़ है, आप याद कर लेना। कभी कभी कन्वर्जन आता है क्वेश्चन, तो उसमें यूज होता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी क्या है? एनर्जी का एक यूनिट है। तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है? 1.6 इंटू 10 का पावर -19 जूल होता है। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है? एक इलेक्ट्रॉन के पास कितना एनर्जी है, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है ना, काफी छोटा यूनिट है। इलेक्ट्रॉन के पास जितना एनर्जी होता है, भाई इलेक्ट्रॉन जो है उसके पास एनर्जी होता है ना, कितना होता है? इतना ही होता है जितना लिखा हुआ है यहाँ देखो ना, यहाँ पे 1.6 इंटू 10 का पावर -19 जूल, इतना एनर्जी होता है। और इसको इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है ना, बड़े क्लासों में आप पढ़ोगे कि इसका इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्यों नाम है, जब इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर पढ़ोगे। डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, भाई हमें पता है कि एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज होता है। एनर्जी कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ओनली इट कैन बी चेंज्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। फॉर एग्जाम्पल, मैकेनिकल एनर्जी को हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदल सकते हैं, हीट एनर्जी को हम साउंड एनर्जी में बदल सकते हैं। लेकिन यहाँ पे कुछ अलग टाइप का एनर्जी पढ़ना है, मैकेनिकल एनर्जी से रिलेटेड है ये। पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी क्या होता है। ठीक है, इसको मैं आपको एग्जाम्पल से समझाऊंगा। पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, एग्जाम्पल से चीजें अच्छे से समझ में आ जाती हैं। जब भी हम कोई चीज का पोजीशन बदलते हैं तो उसके अंदर एनर्जी आ जाती है। जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट का पोजीशन, उसका लेवल
बदलते हैं तो उसमें एक एनर्जी आ जाती है। फॉर एग्जाम्पल मानो ये ग्लास है, मानो ये ग्लास है, ग्लास स्लैब है, ये एक एग्जाम्पल ले लो, ये ग्लास स्लैब है, कांच से बना हुआ है ये। अगर मैं इस पे पत्थर रखूंगा, मान लो ये पत्थर है, ठीक है, ये पत्थर है, इसी पेन को मान लो ये पत्थर है, तो क्या ये पत्थर इस कांच को तोड़ सकता है? नहीं तोड़ सकता ना, क्योंकि रखा हुआ है, सिंपल। इस पत्थर के अंदर एनर्जी उतना है ही नहीं। मानो इसी पत्थर को मैं इतना ऊंचा कर दिया, इसके पोजीशन को चेंज कर दिया, ध्यान से सुनते रहना। पहले पत्थर यहां था, इसके पोजीशन को मैंने चेंज कर दिया। अब मैं अगर ऊपर से इसको छोड़ूंगा तो ये कांच को तोड़ देगा ना। अब बताओ इसके अंदर इतना एनर्जी कहां से आया कि उस कांच को इसने तोड़ दिया? भाई इस कांच को तोड़ने के लिए एनर्जी तो चाहिए। बिना एनर्जी को हम किसी चीज को कैसे तोड़ देंगे? बिना एनर्जी का कुछ नहीं टूटता। तो ये कांच जो टूटा हुआ है, ये प्रूफ दे रहा है कि इस पत्थर के पास कुछ एनर्जी था। ये एनर्जी पहले नहीं था, बाद में जब इसका पोजीशन हमने चेंज किया तो उस चेंज इन पोजीशन की वजह से इसके अंदर एनर्जी आ गया, और उसी एनर्जी को क्या बोलते हैं? पोटेंशियल एनर्जी। पत्थर जब यहां पे पहुंचा, यहां से यहां पे जब पहुंचा, तो इसके पास एक एनर्जी आया जिसका नाम क्या है? पोटेंशियल एनर्जी। आई होप कि आपको बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा। तो ऐसे ही सिंप्लिसिटी के साथ अगर हम पढ़ेंगे तो चीजें बहुत आसानी से कम टाइम में समझ में आ जाएंगी। जटिल से जटिल चीजें, कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स चीजें क्या है, हमें आसानी से समझ में आ जाएंगे। तो आई होप कि यू लाइक दिस एग्जाम्पल एंड यू विल नेवर फॉरगेट दिस। काइनेटिक एनर्जी क्या होता है भाई? पहले पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला लिख लो, साथ के साथ फॉर्मूला भी लिख लेते हैं यहाँ पे, mgh, ठीक है ना। ये होता है फॉर्मूला पोटेंशियल एनर्जी का। h क्या है? हाइट है। मास क्या है? m क्या है? उस बॉडी का मास है। g तो पता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। नेक्स्ट टॉपिक क्या है? काइनेटिक एनर्जी। अब सोचोगे सर काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? नाम से ही पता चल रहा है काइनेटिक। काइनेटिक का मतलब होता है मोशन, मूविंग चीज में को क्या बोलते हैं? काइनेटिक बोलते हैं। एक चीज बताओ कि जब भी कोई बॉडी मूव करती है, एक फॉर एग्जाम्पल मानो, एक बहुत सुंदर सा एग्जाम्पल मैं आपके लिए लेके आया हूँ। कहाँ है वो? ये है, हाँ, काइनेटिक एनर्जी के लिए ही मैं ये लेके आया हूँ, ठीक है। मैंने आपके लिए ये कागज को काटा है, ये फैन बना दिया इसको, ठीक है। मैं इसको फूकूंगा, ठीक है, तो ये घूम रहा है ना, देखो घूम रहा है ना, घूम रहा है, ऐसे घूम रहा है। कहने का मतलब ये है कि जब हवा का पार्टिकल मोशन में था, क्या अभी घूम रहा है? ये नहीं घूम रहा है ना। जब मैं इसको फूंक मार रहा हूं तो ये हवा के पार्टिकल मोशन में आ रहे हैं ना। जब हवा के पार्टिकल मोशन में आ रहे हैं तो उनके पास एक एनर्जी आ जा रही है। जब हवा के पार्टिकल रेस्ट में थे तो उनके पास एनर्जी नहीं थी। जब हवा के पार्टिकल, जब मैं फूंक रहा हूं तो ये घूम रहा है, मतलब हवा का पार्टिकल के पास एनर्जी कब आई? जब वो मोशन में आया। जब वो मोशन में आया तो उसके पास एनर्जी आई। जब एनर्जी आई तो इसको घुमाने लगा, मतलब इस पे वर्क करने लगा। तो कहने का मतलब ये है कि जब किसी चीज के पास वेलोसिटी आती है, स्पीड आती है, जैसे फूंकने के बाद हवा के पार्टिकल के पास स्पीड आ गई तो उसके पास एनर्जी आ जाती है। फिर से मैं करके दिखा रहा हूं, देखो अभी हवा का पार्टिकल रेस्ट में है ना, उसका स्पीड 0 है तो उसके पास एनर्जी नहीं है और ये चल नहीं पा रहा है, रोटेट नहीं कर पा रहा। जब मैं फूंकूंगा तो हवा के पार्टिकल के पास क्या है? वेलोसिटी आएगी या स्पीड आएगी बोल दो। उसकी वजह से क्या है? उस हवा में क्या है? एनर्जी आ जाएगा और ये चलने लगेगा। देखो चल रहा है ना। तो आई होप कि ये प्रैक्टिकली जो चीजें मैं समझा रहा हूं आपको हमेशा के लिए याद रहेगा और अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो चलिए काइनेटिक एनर्जी को हम डिफाइन करते हैं। काइनेटिक एनर्जी is that energy which comes into a body when it is in motion। जब भी कोई बॉडी मोशन में होती है तो उसके पास एक एनर्जी होता है। उस एनर्जी का नाम क्या है? काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी का एक फॉर्मूला भी होता है, लिख लो, बहुत सिंपल फॉर्मूला होता है, हाफ एम वी स्क्वायर। वी क्या है? उसकी वेलोसिटी है या स्पीड है, ठीक है।
तो आई होप कि बहुत ही अच्छे से आपको समझ में आ रहा होगा और मेरे पढ़ाने का तरीका बहुत ही अनोखा लग रहा होगा आपको। और हमारे चैनल पे पढ़ाने का मेन सिद्धांत हर टीचर का यही है कि बच्चों को जब साइंस, मैथ या कोई भी सब्जेक्ट पढ़ाया जाए तो उसको प्रैक्टिकल लाइफ से रिलेट करके पढ़ाया जाए। थ्योरेटिकल पढ़ाई एक आइडल, आदर्श पढ़ाई नहीं है, आइडल वे ऑफ एजुकेशन नहीं है। द ब्यूटी ऑफ साइंस लाइज इन इट्स प्रैक्टिकल। जो साइंस का ब्यूटी है, जो फिजिक्स का ब्यूटी है, वो प्रैक्टिकल में छुपा हुआ है। तो क्यों ना हम पढ़ाई के साथ साथ उसकी ब्यूटी को हम देखते चलें। ठीक है ना, मैं आपको दिखाऊंगा। आप बस हमें हमारे साथ जुड़े रहिए, हमें सपोर्ट करते रहिए, बस आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है। ठीक है, बाकी हम एक से एक अनोखा वीडियो आपके लिए लेके आएंगे ताकि आपको पढ़ पढ़ के मजा आ जाएगा। आपको साइंस से एक तरीके से प्यार हो जाएगा। यू विल फॉल लव विथ साइंस, लिटरली आई एम टेलिंग यू कि साइंस देख के आपको मजा आ जाएगा। आपको हर एक वीडियो का इंतजार रहेगा। साइंस देख के आपको खुशी, ऐसी खुशी होगी जैसे आपको मूवी देख के खुशी होती है या कुछ और काम करके खुशी होती है। साइंस की नॉलेज जानकर आपको ऐसी खुशी होगी कि वाह, क्या बढ़िया चीज जाना आज हमने साइंस में। ठीक है ना, इसको बोलते हैं फील्ड के साथ साथ पढ़ाई करना। ठीक है ना। पोटेंशियल एनर्जी जो मैंने बता दिया वही लिखा हुआ है, आप लोग एक बार देख लेना, उसी का डेफिनेशन लिखा हुआ है। थोड़ा बहुत टाइपिंग मिस्टेक अगर हो गया हो तो आई एम सॉरी फॉर दैट। थोड़ी टाइपिंग में मिस्टेक हो जाती है कभी कभी, लेकिन आप मेरे कॉन्सेप्ट की तरफ ध्यान देंगे तो चीज़ें क्लियर होती चली जाएंगी। ठीक है ना। पोटेंशियल एनर्जी, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। तो देखो, पोटेंशियल एनर्जी जो मैंने समझाया था अभी, वो एक्चुअली ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी था। क्या था एक्चुअली? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी था। ठीक है ना। हाँ, आ रही बात समझ में? अब सवाल ये उठता है कि इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है। जो मैंने पत्थर वाला एग्जांपल दिया था ऊपर उठा के और शीशा जो तोड़ा था, वो किस चीज का एग्जांपल था? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। लेकिन एक प्रकार का और पोटेंशियल एनर्जी होता है जिसका नाम है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। तो लिटरली आपको ये देख के खुशी होगी कि आपके लिए मैं एक और प्रैक्टिकल लेके आया हूं आज। आपको देख के खुशी होगी कि सच में यार ऐसे भी पढ़ाई की जा सकती है। और कुछ खास और कुछ बहुत ही अजीब सा चीज लेके नहीं आया हूं मैं। जो घर पे चीजें मिलती हैं वही नॉर्मल सी चीजें हैं। मैं चाहता हूं कि बच्चों को ये फील आए कि हम घरेलू चीजों से भी हम साइंस को सीख सकते हैं। वी कैन इजिली अंडरस्टैंड साइंस विथ आवर डोमेस्टिक मटेरियल्स। देखो, ये दो पेन है, ये इलास्टिक रबर है और ये टेप लगा दिया मैंने। आप सोचोगे सर ये क्या है, कुछ जादू दिखाने वाले हो क्या? अरे नहीं, इससे मैं आपको इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी समझाने वाला हूं। क्या समझाने वाला हूं? इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। आप बोलोगे सर कैसे? तो देखो, आप बताओ कि एक पेपर ले लेता हूं मैं, एक पेपर ले लेता हूं। ये देखो, ये पेपर है, इसको मैंने मोड़ के इसमें लगा दिया। ये देखो, इसमें लगा दिया मैंने।